Good morning. Today is 17 of Feb 2017 and we are going to discuss the articles of द हिंदू. सबसे पहले नज़र डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. उससे पहले देखिए ध्यान से, आज से द हिंदू का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो गया है. पहले यहाँ पे कार्टून हुआ करता था, लेकिन कार्टून को रिमूव करके इन्होंने एक दूसरा आर्टिकल यहाँ पे ऐड कर दिया है. इंडियन एक्सप्रेस का फॉर्मेट ऐसे रहता है, तो अब इन्होंने भी ऐसा ही फॉर्मेट लाने की कोशिश करी है. और दूसरे पेज की अगर बात करें तो यहाँ पे आज तो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस का टॉपिक डिस्कस किया गया है. 3 व्यू पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें. योगेंद्र यादव यानी लेफ्ट, सेंटर और राइट सभी का व्यू पॉइंट्स दिया गया है. अगर इस तरह से कंटिन्यू करते हैं तो एक तरह से हमें फ़ायदा ही होगा. एक एक करके टॉपिक तैयार हो जाएंगे. जैसे आज स्टेट फंडिंग का हुआ है, तीनों तरह के व्यू पॉइंट्स मिल गए. कल को किसी और का टॉपिक डिस्कस होंगे. वैसे देखना बाकी है कि आगे किस तरह के आर्टिकल्स लाते हैं इसमें. और उसके अलावा देखिए कौन से आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे तमिलनाडु की पॉलिटिक्स से रिलेटेड और बीच का आर्टिकल है वो भी तमिलनाडु की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है. तो दोनों को मिला के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे. नीचे का जो आर्टिकल है हमारी इकोनॉमी को लेकर है. जो डेटा रिलीज हुआ है, इन्फ्लेशन कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, या फिर दूसरा जो यूज़फुल डेटा है उसको डिस्कस किया गया है, तो हम भी इसे डिस्कस करेंगे. ये तो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है ही. स्टेट फंडिंग को डिस्कस किया गया है और तीनों व्यू पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं, सेंटर, राइट और लेफ्ट. और उसके बाद में देखिए एक आर्टिकल हम आज डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स टाइम्स का, बैंक मर्जर से रिलेटेड. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तमिलनाडु से रिलेटेड आर्टिकल. देखिए तमिलनाडु के बारे में मैं आपको 1 मिनट के अंदर में बताऊं तो क्या हुआ था वहाँ पे. जयललिता के अंडर में गवर्नमेंट थी, AIDMK की तमिलनाडु के अंदर में. लेकिन जयललिता जी की मौत के बाद में वहाँ पर AIDMK में एक तरह से डिफरेंसेस आ गए. और शशिकला जो मुख्यमंत्री बनने वाली थी, और उससे पहले जो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर थे पनीर सेल्वम, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया. लेकिन जैसे ही उनको शपथ दिलाने वाले थे गवर्नर शशिकला को, उससे पहले पनीर सेल्वम ने कहा कि मुझे फोर्स किया गया चीफ मिनिस्टर पद से इस्तीफा देने के लिए. तो उसके बाद में जो AIDMK पार्टी थी जयललिता के अंदर में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, 2 कैंप्स में डिवाइड हो गई. तो अब यह क्राइसिस ये थे कि कौन से कैंप चीफ मिनिस्टर बनेगा. AIDMK के जिसकी चीफ मिनिस्टर पहले जयललिता थी, तो विवाद ये खड़ा हो गया कि कौन से कैंप का चीफ मिनिस्टर बनेगा. एक कैंप जो शशिकला के अंडर था, उनके पास में नंबर्स थे, यानी विधायक उनके पास में थे, मेजोरिटी उनके पास में थी. पनीर सेल्वम जो दूसरे थे, तो उनके पास में पब्लिक सपोर्ट था. मतलब पब्लिक सपोर्ट तो देखिए, अब यह कहना कि उनके पास में पब्लिक सपोर्ट था एक तरह से एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट तो सिर्फ इलेक्शन से ही डिसाइड कर सकते हैं. लेकिन जो इंटरनेट की बात करें या फिर जो सोशल मीडिया की बात करें, तो साफ साफ पता लगता है कि पनीर सेल्वम के खिलाफ में बहुत ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट था. इसी बीच में एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें शशिकला को 4 साल की सज़ा को बरकरार रखा गया, ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को. तो इनको जेल जाना पड़ा. उसके बाद में शशिकला ने अपने प्रोक्सी को CM बनवाया, पलनीस्वामी. अब शशिकला जिनको करप्शन में 4 साल की सजा हुई है, उनके प्रोक्सी पलनीस्वामी ने CM पद की शपथ ली कल. समझ गए. तो अब एक तो मोरल इशू ये है कि एक तरह से प्रोक्सी हैं जो जेल के अंदर में है, उसके प्रोक्सी तमिलनाडु के CM पद पर पदस्थ हैं अभी. तो उसी के बारे में द हिंदू का एडिटोरियल लिखता है कि उनको अब अच्छे से काम करना चाहिए, प्रोक्सी के तौर पर काम नहीं करना चाहिए. तमिलनाडु में पहले से बहुत सारा करप्शन है और तमिलनाडु की ग्रोथ को आगे बढ़ाना चाहिए. और ये जो नॉर्मल पॉलिटिक्स की बातें हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. दूसरी जो बात यहाँ पे आती है कि गवर्नर को एक तरह से कन्फ्यूजन थी, यानी गवर्नर ने भी जो निर्णय लेने में देरी करी वो किस लिए करी, क्योंकि गवर्नर भी एक तरह से ये सोच रहे थे कि दोनों में से किस कैंप को सरकार बनाने के लिए इनवाइट किया जाए. तो 3-4 ऑप्शंस थे उस टाइम पे. ध्यान से सुनिएगा. गवर्नर एक बारे में गवर्नर भी कंफ्यूजन थी कि दोनों कैंप्स में से, दोनों AIDMK कैंप जिनकी सरकार थी पहले जयललिता जब तक जीवित थी, अब जयललिता की मौत के बाद में जब क्राइसिस है, तो दोनों कैंप्स में से पनीर सेल्वम का कैंप और शशिकला का कैंप, दोनों में से किसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए. तो कुछ लोगों ने कहा कि कंपोजिट फ्लोर टेस्ट करवा लीजिए. कंपोजिट फ्लोर टेस्ट मतलब आप फ्लोर यानी हाउस में डिसाइड कीजिए जिसके पक्ष में ज़्यादा वोट आएंगे, यानी जितना बहुमत चाहिए उससे ज़्यादा वोट आएंगे तो उसकी सरकार बन जाएगी. उसी बात का विरोध ये कर रहे हैं अभी आर्टिकल में. समझ गए. एक थोड़ा बैकग्राउंड था ये. तो अब देखते हैं कैसे ये विरोध कर रहे हैं. जिन्होंने आर्टिकल लिखा ये कहते हैं कि देखिए हमारे पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस क्या कहती हैं. हमारी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस कहती हैं कि जो भी लार्जेस्ट पार्टी, जब भी सरकार बनाने की बात आएगी तो गवर्नर इनवाइट करेगा या तो उस पार्टी को जिसके पास में बहुमत है. अगर किसी भी पार्टी के पास में बहुमत नहीं है यानी मेजोरिटी नहीं है, तो लार्जेस्ट पार्टी को, यानी जिसके पास में सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं, उसको बुलाया जाएगा सरकार बनाने के लिए. और सरकार बनाने के बाद में, यानी चीफ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ लेने के बाद में
बाद में वो हाउस में यह शो करेंगे कि हमारे पास में नंबर्स हैं। समझ गए? एक बार तो शपथ दिलवा दी जाएगी जिसके पास में सबसे ज्यादा नंबर्स हैं, उनको मौका मिला है। शपथ लेने के बाद में उनको हाउस में प्रूव करना है कि हमारे पास में नंबर्स हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, कल पलनीस्वामी जो हैं उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कल उन्होंने शपथ ली, अब शनिवार को यानी कल ही उनको अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी है हाउस के अंदर में। एक बार सीएम या पीएम बन जाते हैं, मेजोरिटी बाद में प्रूव करनी पड़ती है। तो अब ये कहते हैं कि देखिए हमारे पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस ये कहती हैं कि पहले शपथ दिलवाओ, बाद में नंबर्स प्रूव करो, बाद में अगर नंबर प्रूफ्स होते हैं तो सरकार को कंटिन्यू करो, यानी वो होता है वोट कॉन्फिडेंस। और अगर सरकार अपने नंबर्स प्रूव नहीं कर पाती है तो इस्तीफा दे दो, सीधी सी बात है। कंपोजिट टेस्ट का तो मतलब बनता ही नहीं था। तो फिर एक हमारे पूरे इतिहास में एक बार कंपोजिट टेस्ट हुआ है। कंपोजिट टेस्ट मतलब देखिए अभी तो पलनीस्वामी को अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी है ना। अगर मान लीजिए गवर्नर ये कहते कि पलनीस्वामी और जो ओपीएस हैं यानी पनीरसेल्वम है, दोनों के दोनों चीफ मिनिस्टर हैं, दोनों के दोनों चीफ मिनिस्टर हैं, और आप अपनी अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव कीजिए हाउस के अंदर में। जिसकी भी स्ट्रेंथ बहुमत से ज्यादा होगी वो सीएम पे रहेगा, बाकी दूसरा इस्तीफा दे देगा। तो ये जिन्होंने आर्टिकल लिखा है ये इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा सिर्फ एक बार हुआ था इतिहास में, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था। तो क्या ये केस था? देखिए एक छोटा सा देख लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जगदम्बिका पाल और कल्याण सिंह, यूपी में कल्याण सिंह की गवर्नमेंट थी, हटा दी गई थी, वहाँ पे हट गई थी और गवर्नर ने शपथ दिलवाई थी जगदम्बिका पाल को। बाद में कल्याण सिंह हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। फिर जगदम्बिका पाल अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट में गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंपोजिट टेस्ट करवाओ, यानी जिसके नंबर्स बहुमत से ज़्यादा हो गए उसी को दिलवा दो, अभी दोनों सीएम हो। तो इस तरह की बात थी वो, और इसीलिए तमिलनाडु में लोग कह रहे थे कि इसी तरह का अभी केस है तो इसे अपनाया जाए, कंपोजिट फ्लोर टेस्ट को अपनाया जाए। लेकिन देखिए अब ये बात है तो ये आर्टिकल जो लिखते हैं ये कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत था जो सुप्रीम कोर्ट ने वो किया था उस टाइम पे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कैसे किया था? सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि 142 आर्टिकल के तहत में, वैसे कंपोजिट पार्लियामेंट्री जो टेस्ट है उसका कोई भी प्रोविजन हमारे संविधान के अंदर में नहीं है, और एक तरह से गलत जो अनप्रेसिडेंट था जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो उन्होंने कैसे कहा था? वो कहा था 142 आर्टिकल के तहत में। मैं आपको बताता हूँ 142 आर्टिकल होता क्या है। देखिए अगर कोई आपसे पूछे ना कि सुप्रीम कोर्ट की कितनी पावर्स हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की पावर बताने के लिए आप सिर्फ आर्टिकल नंबर 142 बता देना। आर्टिकल नंबर 142 क्या कहता है? पास सच डिक्री और मेक सच ऑर्डर्स एज इज नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस। ये अपने आप में एक लाइन नहीं है, अपने आप में इतनी ज़्यादा पावर्स ये समेटी हुई है ये लाइन। ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है, सही में कुछ भी कर सकती है कंप्लीट जस्टिस दिलाने के लिए। आपको मैं दूसरे भी एग्जाम्पल्स देता हूँ कि इस आर्टिकल की कितनी ज़्यादा ताकत है। सुब्रतो राय सहारा के प्रमुख हैं, उनके खिलाफ अभी तक एफआईआर नहीं है। वो बात अलग है कि उन्होंने पैसे खाए इन्वेस्टर्स के, लेकिन उनके खिलाफ में एफआईआर नहीं है, फिर भी वो काफ़ी टाइम तक, 1 साल से ज़्यादा समय तक जेल में रहे वो। तो आप खुद सोच के रखिए कि बिना कोई एफआईआर के जेल में कैसे रह सकता है। मतलब एफआईआर भी नहीं है, कुछ और भी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट कर सकती है आर्टिकल नंबर 142 के तहत। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि भैया आप जब तक पैसा नहीं दोगे इन्वेस्टर्स का, हम आपको जेल में रखेंगे। और कैसे रखेंगे? हमारे पास आर्टिकल 142 है, हम कुछ भी कर सकते हैं जस्टिस दिलाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो हाईवेज के किनारे जितने भी जो शराब के ठेके हैं उनको हटा दिया जाए। तो किस बिहाफ में वो ऐसा कर सकते हैं? ऐसे तो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो जाएगा, बिजनेस नहीं कर सकते या फिर वो नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 142, आर्टिकल नंबर 142 साफ साफ कहते हैं कि हाईवे के नज़दीक शराब पीते हैं तो काफ़ी नुकसान होता है, एक्सीडेंट्स होता है, इसलिए कंप्लीट जस्टिस इसी बात में कि इन्हें आप हटा दीजिए हाईवेज के नज़दीक से। कौन सा आर्टिकल यूज हुआ? 142। 142 आर्टिकल काफ़ी पावरफुल है। आगे क्या आता है? आगे देखिए इन्फ्लेशन का आर्टिकल है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल है, जितना इंपॉर्टेंट था उससे ज़्यादा ही हमने डिस्कस किया। अब देखिए इन्फ्लेशन का आर्टिकल है अगला, और भी काफ़ी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। ये कहते हैं कि देखिए देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो 2 प्रकार से हम डिमांड क्रिएट कर सकते हैं इकोनॉमी के अंदर में, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। एक तो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट और दूसरा है प्राइवेट कंजप्शन। पब्लिक इन्वेस्टमेंट कैसे? देखिए अगर सरकार काफ़ी खर्चा करेगी, मान लीजिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कर रही है या फिर कुछ भी मान लीजिए कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, जिससे क्या है डिमांड बढ़ रही है मार्केट के अंदर में। डिमांड बढ़ेगी तो वो सारा साइकिल आपको पता है, डिमांड बढ़ेगी तो बिजनेस इस्टाब्लिश होगा, बिजनेस इस्टाब्लिश होगा तो ज़्यादा एक तरह से प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे, कंजप्शन ज़्यादा होगी, डिमांड और ज़्यादा होगी, तो साइकिल चलेगा, देश की ग्रोथ बढ़ेगी। ये पूरा साइकिल हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। दूसरा है प्राइवेट कंजम्पशन।
प्राइवेट कंजम्पशन ज़्यादा होगी, यानी लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, खाना वगैरह ज़्यादा खाएंगे, तो एक तरह से क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो वो दोबारा वही साइकिल, डिमांड बढ़ेगी तो बिजनेस इस्टाब्लिश होंगे, बिजनेस इस्टाब्लिश होंगे तो ग्रोथ रेट बढ़ेगी, फिर इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। अभी देखिए ये कहते हैं कि दो तरीकों से हमारी डिमांड बढ़ सकती है और इकोनॉमी ग्रोथ रेट को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी जो ऑफिशियली स्टैटिस्टिक्स जारी हुए हैं प्राइसेस पे, वो कहते हैं कि देखिए आने वाला जो टाइम है काफ़ी मुश्किल है। ये बात प्रूव करते हैं डेटा से। इंडस्ट्रीज की जो आउटपुट है वो 0.4% डिक्लाइन हो गई है। देखिए ये डेटा है, काफ़ी सारा डेटा है, याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस इसे समझ लीजिए कि आने वाले टाइम में मुश्किल टाइम कैसे है, आने वाले समय में मुश्किलात कैसे पैदा होने वाली हैं हमारे लिए। और ये कहते हैं फिर 2% डिक्लाइन हुआ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और 6.8% डिक्लाइन हुआ है कंज्यूमर गुड्स में। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो मतलब सीपीआई के तहत आते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो मेजर करते हैं हम। और पिछले 2.5 साल का अगर आंकड़ा देखें तो होलसेल प्राइसेस, कंज्यूमर प्राइसेस और होलसेल प्राइसेस में डिफरेंस क्या होता है। देखिए जो एक होता है होलसेल, एक होता है रिटेल। होलसेल और रिटेल के बीच में, रिटेल में तो जब हम शॉपकीपर्स के पास में जाते हैं तो रिटेल से कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो होता है सीपीआई के तहत उसमें मेजर करते हैं। कंज्यूमर प्राइसेस वो होते हैं, इसमें टैक्स वगैरह सब लगा होता है, सेल्स टैक्स ये सब। दुकानदार खरीदते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से, तो डिस्ट्रीब्यूटर जो माल बेचता है दुकानदार को, वो आता है होलसेल के अंदर में, उसमें टैक्स वगैरह नहीं लगा होता। सेल टैक्स तो कंज्यूमर देते हैं ना, कस्टमर्स देते हैं सेल टैक्स। तो होलसेल प्राइस में और कंज्यूमर प्राइस में यही डिफरेंस होता है। होलसेल प्राइस में टैक्स वगैरह नहीं लगा होता है, वैट नहीं लगा होता है, या फिर जो ये सेल प्राइस है वो सेल्स टैक्स है वो नहीं लगा होता है, लेकिन कंज्यूमर प्राइस में इस तरह के टैक्स लगे होते हैं। तो उस तरह का ये आंकड़ा बता रहे हैं। आरबीआई, आपको पता है कि आरबीआई आजकल जो भी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है वो डिसाइड करती है सीपीआई के बेस पे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेस पे। अगर थोड़ा सा इसकी बात करें तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स प्राइसेस में चेंज को दिखाता है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में, और इसी से रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो ऊपर नीचे आता है। और आरबीआई पॉलिसी बनाती है आजकल, मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाती है वो सीपीआई के बेस पे बनाती है, पहले डब्ल्यूपीआई के बेस पे वो बनाते थे। कौन जारी करता है, देखिए सीपीआई डिवाइडेड भी है वैसे, सीपीआई तीन में डिवाइडेड होता है शायद। ये एक जो होता है इंडस्ट्रियल लेबर आईएल, और अर्बन लेबर, एग्रीकल्चर, इस तरह से 2-3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, और एक जो अलग अलग इन्हें जारी करते हैं। वैसे जो नॉर्मल जारी किया जाता है सीपीआई, वो जारी किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम, इसके द्वारा जारी किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है मतलब। और वैसे जो इसके पार्ट्स डिवाइडेड हैं, एक जो इंडस्ट्रियल लेबर है वो लेबर ब्यूरो द्वारा भी जारी किया जाता है, इस पर क्वेश्चन भी आया था 2015 में। तो इकोनॉमिक्स में ये प्रीलिम के लिए ये सबसे ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, कौन सा इंडेक्स में कंपोजिशन कितना है। अगर सीपीआई की बात करें तो देखिए कंपोजिशन ये होता है, फूड एंड बेवरेजेस होता है 14 यानी ऑलमोस्ट 15%, हाउसिंग सबसे ज़्यादा 42%, कपड़े वगैरह 3%, ट्रांसपोर्टेशन 15%, मेडिकल। तो अब क्वेश्चन आएंगे तो इसी पे आ जाएंगे कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो हाउसिंग का है 42%। तो क्या कंपोजिशन है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं आर्टिकल की तरफ में। इसमें तो यही है, डेटा है और कुछ नहीं है। आगे भी थोड़ा और डेटा है कि कंज्यूमर प्राइसेस हैं वो बढ़ गए हैं थोड़ा बहुत मार्जिनली, मतलब अगर हम होलसेल प्राइसेस की बात करें तो दिसंबर महीने की कंज्यूमर प्राइसेस हैं वो बढ़े 3.4% से, और होलसेल प्राइसेस है वो बढ़े 3.39% से। तो मार्जिनली है, लेकिन हालांकि ये कहते हैं कि बाद में होलसेल प्राइसेस है वो फिर से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। डाइवर्जेंस जो इनके बीच में है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो कहते हैं कि होलसेल प्राइसेस को अभी ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए फूड प्राइसेस मेनली जो होते हैं होलसेल प्राइसेस में, और इस बार तो मानसून है वो ठीक अच्छा खासा रहा है, तो इस बार से इन्हें डर कम है आरबीआई को कि इस बार फूड प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। और उसके बाद में ये गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर कहते हैं कि कंज्यूमर प्राइसेस हैं। कोर इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो देखिए कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, यहाँ पे देखिए कोर इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन में से हम जो वोलेटाइल आइटम्स है वो घटा दें, मान लीजिए जो बास्केट होती है, यानी सीपीआई के अंदर में जो बास्केट आती है, या फिर हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करें या डब्ल्यूपीआई, जो भी आप बात कर लीजिए, जो इनकी बास्केट में जो आइटम्स होते हैं उनमें से हम अगर वोलेटाइल आइटम्स, यानी जिन आइटम्स के प्राइसेस वोलेटाइल रहते हैं काफ़ी, उनके आइटम्स माइनस कर दें उस बास्केट में से, यानी इसमें से हम फूड आइटम्स आपको पता है काफ़ी वोलेटाइल रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। इवन जो ऑयल प्राइसेस हैं वो भी काफ़ी ऊपर नीचे होते रहते हैं। अगर इन दोनों के प्राइस अगर माइनस कर दें तो वो होगा कोर इन्फ्लेशन। समझ गए? बस एक बात याद रखना है, कोर इन्फ्लेशन में फूड आइटम्स और जो ऑयल आइटम्स, कहने का मतलब है कि वोलेटाइल आइटम्स के प्राइसेस नहीं काउंट करते कोर इन्फ्लेशन में हम। तो यहां पे बात करते हैं दोबारा से आर्टिकल की।
ये कहते हैं कि देखिए कोर इन्फ्लेशन है वो इनके लिए थोड़ा दुख देने वाली बात है और वो तंग कर सकती है और आने वाले टाइम में भी बढ़ सकती है। यहाँ पे देखिए सच स्टिकी कोर इन्फ्लेशन, यही कोर इन्फ्लेशन कारण ही है जो होलसेल के प्राइस है जो बढ़ रहे हैं और बाकी जो प्राइसेस है वो उनमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। या अगर बात करें पावर सेक्टर के तो इन 18.14% बढ़ गए और बाकियों में भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली, जैसे मिनरल्स 1%। और ये डेटा है, ये डेटा देखिए याद रखने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी इनका यूज़ नहीं होता, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो हमने देखा अभी कौन से किस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर एक बात ये कहते हैं कि देखिए मिडिल ईस्ट में पहले जो तेल के दाम थे वो काफ़ी बढ़ गए थे और तेल के दाम देखिए घट गए थे, पहले घट गए थे और अब फिर से दोबारा से बढ़ने स्टार्ट हो गए। यहाँ पे देखिए अब 65 बैरल से भी ऊपर जा सकते हैं। तो पहले तेल के दाम जो घट गए थे तो गवर्नमेंट ने इसका काफ़ी फ़ायदा उठाया। अब देखिए गवर्नमेंट ने फ़ायदा कैसे उठाया, काफ़ी सारी एक्साइज ड्यूटी और काफ़ी टैक्स लगते हैं इस तेल के ऊपर में, तो गवर्नमेंट ने वो टैक्स कम नहीं किए थे, यानी तेल के घटे हुए दामों का गवर्नमेंट ने खूब फायदा उठाया, खूब रेवेन्यू इकट्ठा हुआ तेल के घटे हुए दामों से। लेकिन अब वो फिर से बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं, तो एक तरह से गवर्नमेंट का टैक्स है वो कम हो जाएगा, टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा और इवन और भी ज़्यादा तेल के दाम बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट को अपने जेब से खर्चा भरना पड़ेगा। तो देखिए बहुत नुकसान होगा इससे, क्योंकि आप तो देखिए पहले इतना फायदा हो रहा था और अब आपको अपनी जेब से देने पड़ेंगे, तो गवर्नमेंट के पास में पैसा कहाँ से आएगा। पहले उसी पैसे का गवर्नमेंट यूज कर सकती थी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमारे देश के अंदर में, अभी वही सब पैसा यूज होगा तेल को इंपोर्ट करने के लिए। तो यह कहीं ना कहीं चिंता की बात है। आरबीआई ने कहा कि जो नोटबंदी के जो इफेक्ट है वो अस्थायी रहेंगे, यानी ट्रांजिस्टरी रहेंगे। तो उसी के बेस पे आपने याद होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी जब उन्होंने घोषित की थी तो उन्होंने एक तरह से न्यूट्रल स्टैंड अपनाया था। उससे पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उसकी रेट्स थे वो काफ़ी कम कर रहे थे और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी वो बना रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने न्यूट्रल स्टैंड ले लिया था और अभी इसकी उम्मीद कम ही है कि वो अपने इस न्यूट्रल स्टैंड को चेंज करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से ये डेटा रिलीज हुआ है उस प्रकार से जो आने वाले टाइम में भी काफ़ी अनसर्टेनिटी है। और फिर ये कहते हैं कि देखिए अगर इन्फ्लेशन बढ़ती रही इसी तरह से आने वाले महीनों में, तो इन्फ्लेशन जब बढ़ती है तो देखिए कंज्यूमर्स कम खर्चा करते हैं, क्योंकि मार्केट में जो चीज़ महंगी है काफ़ी ज़्यादा, तो कंज्यूमर्स फिर उसको खरीदते नहीं हैं, खरीदेंगे नहीं तो फिर क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो फैक्ट्रीज हैं अपनी जो आउटपुट है वो कम कर देंगे, आउटपुट्स हैं वो कम कर देगी तो जीडीपी घट जाएगी, जीडीपी घट जाएगी तो इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी। तो इस प्रकार से जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है और जॉब क्रिएशन है वो काफ़ी कम हो जाएगा अगर इन्फ्लेशन इसी तरह से बढ़ती रही फ्यूचर में। तो अगर हमें जॉब्स क्रिएट करनी है और इन्वेस्टमेंट साइकिल को आगे बढ़ाना है, देश की इकोनॉमी ग्रोथ को आगे बढ़ाना है, तो इन्फ्लेशन को कर्व करना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए इस आर्टिकल की तरफ चलते हैं। देखिए ये आर्टिकल वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा आपको इसकी कहानी बता देता हूँ है क्या ये। अमेरिका का ये आर्टिकल है, माइकल फ्लिन ने, आपको पता है वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे यूएस के, उन्होंने इस्तीफा दिया। उन पर आरोप लगे कि उन्होंने इवन ऑफिस ज्वाइन करने से पहले ही वहाँ के रशिया के एम्बेसडर से बात करी और बाद में देखिए उन्होंने कहा कि यूएस में एक लोगोन एक्ट है जिसमें कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल फॉरेन पॉलिसी को नहीं इन्फ्लुएंस कर सकता, और जबकि माइकल फ्लिन तो जब तक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने ही नहीं थे तब तक उन्होंने बातचीत करना स्टार्ट कर दी वहाँ से। तो ये सारी बातचीत लीक हुई, बाद में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब ये आर्टिकल किस बारे में है, आर्टिकल इस बारे में है, देखिए अब यह सवाल उठता है कि उनकी जो बातचीत लीक हुई थी रशिया के एम्बेसडर के साथ में, वो बातचीत लीक किसने की। यह बातचीत लीक करी वहाँ के यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ही, यानी वहाँ की जो यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं CIA, FIB, ये सब ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ में है। मतलब सोच के देखिए आप, मतलब कितनी बड़ी बात है, कैसे ये कोई देश की सरकार काम कर पाएगी जब आपकी खुद की इंटेलिजेंस एजेंसीज ही आपके खिलाफ में काम कर रही हों। सोच के देखिए, मतलब आज हमारे देश में बीजेपी गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट है, तो उसके खिलाफ में रा या फिर IB काम कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी घटना है अपने आप में। तो उसी को दर्शा रहे हैं ये आर्टिकल की डीप सीटेड स्टेट है कि काम करने नहीं देंगे ट्रंप को, क्योंकि वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनमें रशिया के खिलाफ में काफ़ी नफरत है। तो जब भी रशिया से संबंध ठीक करने की बात आएगी तो वो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो कोऑपरेट नहीं करेंगी ट्रंप के साथ में। ट्रंप को काफ़ी ज़्यादा संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को सिर्फ 24 दिनों के अंदर अंदर इस्तीफा देना पड़ा अपने आप में। और देखिए आप कितना कुछ हुआ। इन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने क्या किया, पहले जब ट्रंप चुन के आए तो उन्होंने पहले कहा कि ये सारा जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कंक्लूड किया कि जो रशिया ने इंटरफेरेंस करी थी और उसी के बेस पे ट्रंप चुन के आए। दूसरी बार इन्होंने ये कहा कि इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कि अभी जो है जो ट्रंप है उनकी काफ़ी ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है रशिया के पास में जो जिससे वो रशिया वाले ट्रंप को ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो ये इससे भी जो ट्रंप की छवि है वो धूमिल हुई।
तीसरी अगर बात करें तो वो अब तो साफ साफ ये कहने लगे हैं कि ट्रंप जो है वो रशिया का एक तरह से पपेट है, कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। तो कैसे, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो अमेरिका का जो लोकतंत्र है अभी वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेट में है। गवर्नमेंट के खिलाफ में ही इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही हैं। तो ये पूरा आर्टिकल था। नोट्स वगैरह मत बनाइएगा, इसका कोई यूज़ नहीं है, बस नॉलेज के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। अगला जो आर्टिकल है वो है स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन से रिलेटेड। तो आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। सॉरी। देखिए इलेक्शंस को फंड किया जाना चाहिए स्टेट के द्वारा। सबसे पहले व्यू डिस्कस करते हैं हम योगेंद्र यादव जी का। कल भी हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था इनका इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड जो बजट में किए गए हैं। तो आज ये कहते हैं कि देखिए पक्ष में बोलते हैं, ये कहते हैं कि जो इलेक्शंस को स्टेट द्वारा फंड किया जाना चाहिए और उसके बारे में क्या क्या ये तर्क देखते हैं वो देखते हैं। ये कहते हैं कि देखिए आमतौर पे हमारा जो फोकस होता है वो ये होता है कि ब्लैक मनी को कैसे कर्ब किया जाए इलेक्शंस के अंदर में, जो कि ऐसा करना काफ़ी मुश्किल है। जब भी हमें बात आती है कोई, हम ये कहते हैं कि देखिए एक्सपेंडिचर पे सीलिंग लगा दो। यानी फिलहाल की बात करें तो एक विधानसभा इलेक्शन में कैंडिडेट 28 लाख तक का खर्चा कर सकते हैं। तो जब भी कोई इलेक्शंस में रिफॉर्म्स की बात आती है तो हम ये कहते हैं कि देखिए इस पे सीलिंग लगा दो कि इससे ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते कैंडिडेट्स। ये कहते हैं कि इससे कोई फ़ायदा होता नहीं है क्योंकि ब्लैक मनी को कर्व करना बहुत मुश्किल है। तो इससे अच्छा तो ये होगा कि हम व्हाइट मनी को इन्फ्यूज़ कर दें, यानी व्हाइट मनी को डाल दें सिस्टम के अंदर में। व्हाइट मनी को तो व्हाइट मनी को तो मॉनिटर किया जा सकता है, उसकी स्क्रूटनाइजेशन की जा सकती है। और डर के मारे अगर व्हाइट मनी सब यूज करेंगे तो फिर अपने आप से ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि देखिए हर एक जो सीरियस कंटेंडर है इलेक्शंस का, जो इलेक्शंस लड़ रहे हैं, उन सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने की आवश्यकता है। इसीलिए सपोर्ट करते हैं कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस होनी चाहिए और ब्लैक मनी की जो डोमिनेंस है फिलहाल इसको कम करके व्हाइट मनी की डोमिनेंस होनी चाहिए। और क्या बोलते हैं ये इसके बारे में, ये कहते हैं कि देखिए जो ऐसे लोग जिनके पास में पैसा नहीं है और वो सीरियस है, ये भी फायदा होगा कि ऐसे लोग भी इलेक्शंस आसानी से लड़ सकेंगे जिनके पास में पैसा नहीं है लेकिन वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंटेंडर्स हैं, लेकिन पैसे के कारण वो इलेक्शन नहीं लड़ पाते कहीं ना कहीं। और ऐसे सिस्टम को अभी डिज़ाइन करने की आवश्यकता है जिससे बड़ी मात्रा में जो व्हाइट मनी है वो इन्फ्यूज़ किया जाए और जिससे पूरा का पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट और फ्लेक्सिबल हो जाए। फिर ये कहते हैं कैसे, अब ध्यान से सुनिएगा, ये करेंगे कैसे, व्हाइट मनी को कैसे इन्फ्यूज़ करेंगे। ये कहते हैं कि देखिए हर एक, यानी इलेक्शंस के ख़त्म होने के बाद में हर एक कैंडिडेट को जितने वोट मिले हैं उसके बाद में इलेक्शंस खत्म होने के बाद में वोट के अनुसार, मान लीजिए इलेक्शन खत्म हो गई, अब 11 मार्च को रिजल्ट आने वाला है 5 विधानसभा चुनावों के इलेक्शंस का। यूपी की अगर बात करें तो मान ले हर एक 403 विधानसभा क्षेत्र हैं, हर एक विधानसभा क्षेत्र को देखा जाए और एक विधानसभा क्षेत्र में जिस कैंडिडेट को जितने वोट मिले हैं उसी हिसाब से हर एक कैंडिडेट को एक वोट के लिए 100 रुपये दे दीजिए। आप समझ गए, मतलब किसी भी कैंडिडेट को जितने वोट मिलते हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करके पैसे दे दीजिए इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद में। अगर किसी कैंडिडेट को 1000 वोट मिले हैं तो इनको दे दीजिए आप 1 लाख रुपए। ऐसा पूरे इलेक्शंस में आप कीजिए, ये कहते हैं। यानी इलेक्शंस खत्म होने के बाद में फंडिंग कीजिए, पहले मत कीजिए। इस तरह का इनका प्रपोजल है। तो इससे होगा क्या, बाद में कहते हैं कि देखिए मनी जो है उसको इक्वली डिवाइड कर दीजिए कैंडिडेट के बीच में और पार्टी के बीच में भी। अगर आपको लगता है कि ऐसे तो नॉन सीरियस कैंडिडेट आ जाएंगे, नॉन सीरियस कैंडिडेट कैसे, ऐसे तो कोई भी कह देगा ना कि पैसे मिलेंगे मुझे, इलेक्शन लड़ लेता हूँ, 100-200 वोट परिवार वाले तो दे देंगे, गली वाले तो दे देंगे। लेकिन ये कहते हैं कि इस तरह की जो अनसीरियस कैंडिडेट्स को रिमूव करने के लिए आप एक सीलिंग रख दो कि 1% वोट लेना जरूरी है। 1% वोट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, हज़ारों में आ जाएगा। तो इससे वो अनसीरियस कैंडिडेट्स जो सिर्फ शराब वगैरह पीने के लिए या फिर खर्चा पानी चलाने के लिए इलेक्शन लड़ेंगे, वो नहीं इलेक्शन लड़ेंगे। तो एक सीलिंग लगा दो कि 1% वैलिड वोट्स जिसको मिलेंगे उसी को फंडिंग मिलेगी, उसी को इलेक्शंस खत्म होने के बाद में जब रिजल्ट आएगा 1 वोट के पीछे 100 रुपये मिलेंगे। फिर आगे ये बात कहते हैं कि देखिए आप इस बात पे भी सीलिंग लगा सकते हो कि एक कैंडिडेट को इससे ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे अगर आपका मन करता है तो। और अब जब स्टेट फंडिंग मिल गई तो आने वाले 5 सालों में अब उनकी मर्जी रहेगी कि वो कोई भी परमिसिबल आइटम यानी कोई भी किसी चीज़ पर भी खर्चा कर सकते हैं जिसको अलाउ किया गया है इलेक्शन कमीशन ने। तो ये इनका बात है। और आगे ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि देखिए अब कितना खर्चा होगा इस बात पे। ये कहते हैं खर्चा किस बात पे होगा कि कितना खर्चा होगा, 5000 करोड़ खर्चा होगा। कैसे, क्योंकि अगर देखिए जनरल इलेक्शंस की बात करें तो 55 करोड़ लोगों ने वोट डाला था। तो 55 करोड़ वोट डाला था तो किसी ना किसी कैंडिडेट को तो ये मिले ही होंगे। और
100 रुपए के हिसाब से माने तो 55 100 करोड़ रुपए हो गए। 55 करोड़ वोट और 100 के हिसाब से हर एक वोट के 100 रुपए बाद में देगी, स्टेट फंड करेगा जिन जिन कैंडिडेट्स ने इलेक्शन लड़ा है, तो वो 5500 करोड़ हो गए। अगर हम ये माने कि 1% वोट की जो सीलिंग रखी थी उससे 500 करोड़ वो खराब हो गए, मतलब वो किसी को नहीं दिए, तो 5000 करोड़ का खर्चा आएगा। और 5 साल तक के बजट को देखें हम तो यह खर्चा कुछ भी नहीं है, यह है 0.05% खर्चा है ये। और ब्लैक मनी की बात करें तो देखिए ब्लैक मनी डिसअपियर नहीं होएगी एकदम से, लेकिन जो पार्टीज हैं उनकी डिपेंडेंस कम हो जाएगी, जो लीडर्स हैं उनकी डिपेंडेंस कम हो जाएगी ब्लैक मनी से, इस पूरी चीज से। और वर्कर्स को यानी कार्यकर्ताओं को भी पता होगा कि जो है स्टेट यानी कंट्री यानी गवर्नमेंट जो है पे कर रही है और स्टेट का पैसा लग रहा है इस इलेक्शंस में, तो वो भी अपने अपने लीडर से मांगेंगे, अपनी पार्टी से कहेंगे कि थोड़ा बहुत पैसा हमें भी दीजिए। तो एक इससे अंदरूनी अकाउंटेबिलिटी पार्टीज के अंदर में अंदर की अकाउंटेबिलिटी भी आएगी और ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, इससे ये फायदा होगा। चलिए अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल के दूसरे व्यू पॉइंट की तरफ। हम मनीष तिवारी जी का व्यू है ये मना कर रहे हैं कि स्टेट फंडिंग नहीं होनी चाहिए इलेक्शंस की। ये बात करते हैं कि दो एस्पेक्ट्स हैं पूरी स्टेट फंडिंग से रिलेटेड। एक तो इलेक्शंस को फिनेंस करने की बात है, कोई भी इलेक्शन हो, पंचायत से रिलेटेड या फिर असेंबली इलेक्शंस या फिर पार्लियामेंट इलेक्शंस। एक तो एस्पेक्ट ये है कि इन सभी इलेक्शंस को फिनेंस किया जाए स्टेट के द्वारा। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज को फिनेंस किया जाए, जो ये चंदा लेते हैं, मतलब चंदा सदाबहार तो इनको चलता ही रहता है, इलेक्शन नहीं, इलेक्शंस के बाद में भी पहले भी सदाबहार जो इनको चंदा मिलता रहता है। दूसरा एस्पेक्ट ये है, तो ये कहते हैं कि देखिए कैंडिडेट जब भी इलेक्शन लड़ते हैं, जो भी कैंडिडेट जब भी इलेक्शन लड़ते हैं तो उनको फंडिंग ऑटोमेटिक आनी स्टार्ट हो जाती है दोस्तों से, इंडिविजुअल से, जो इनकी आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के जो समर्थक होते हैं, एनजीओ से, कॉर्पोरेट, एनआरआई, फॉरेन गवर्नमेंट्स, इवन जो क्रिमिनल सिंडिकेट्स हैं, इन सब से फंडिंग आती है कैंडिडेट्स को जो इलेक्शन लड़ते हैं। तो कोई भी रिफॉर्म लाने से पहले हमें यह पॉइंट तो ध्यान में रखना आवश्यक है कि ये तो लोग फंड देंगे ही देंगे, चाहे स्टेट फंडिंग हो या ना हो। तो फिर क्या कहते हैं ये, फिर कहते हैं कि देखिए फिलहाल का जो लीगल डिस्पेंसेशन क्या है, फिलहाल होता क्या है। अगर फिलहाल की बात करें तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर कैंडिडेट्स हैं, इनको सिर्फ अपना जो खर्चा है इलेक्शन कमीशन के वो दिखाना पड़ता है। इलेक्शंस के दौरान, चुनाव के दौरान जो भी खर्चा ये करते हैं उसका सभी ब्यौरा इनको इलेक्शन कमीशन को देना पड़ता है। लेकिन कहां कहां से फंड मिला, वो कोई भी खर्चा, वो कोई भी हिसाब किताब इनको नहीं देना पड़ता, ना इलेक्शन कमीशन को ना इनकम टैक्स को। वो एक और भी पॉइंट है, वो आपको पता है, हम डिस्कस करेंगे अभी अगली स्लाइड में। ये कहते हैं कि होना ऐसा चाहिए कि इलेक्शंस के दौरान में जितना भी फंडिंग आती है, यानी ये जो सारे लोग हमने डिस्कस किए थे अभी, जो इंडिविजुअल्स, एनजीओज, कॉर्पोरेट ग्रुप्स, एनआरआई, जहां से भी फंडिंग आती है, इन सब का हिसाब देना भी जरूरी होना चाहिए कैंडिडेट्स को इलेक्शन के दौरान में। और किसको दिया जाए, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर ओवरसीइंग, यानी हर एक चुनाव को ऑब्जर्व करने के लिए एक ऑब्जर्वर होते हैं। ये इन सबको खर्चा का ब्यूरो देना आवश्यक है कि कहाँ कहाँ से हमें डोनेशन प्राप्त हुआ, कौन से एनआरआई से, कौन से पॉलिटिकल पार्टी से, कहाँ से भी जो भी है डेटा है। फिर कहते हैं कि करंट में क्या प्रोविजन है। करंट में हमें प्रोविजन हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, अभी 20,000 से नीचे का जो भी चंदा आता है उसका डिटेल रखना आवश्यक नहीं है इन पॉलिटिकल पार्टीज को। 20,000 से ऊपर जो भी चंदा आता है उसकी डिटेल रखना आवश्यक है। तो इसलिए जितना भी ब्लैक मनी या वाइट मनी इनके पास में आता है, वो सिर्फ ये कह देते हैं कि नाम नहीं बताना पड़ता इनको, वो कहते हैं कि हमें जो भी चंदा रिसीव हुआ वो 20,000 से नीचे का रिसीव हुआ, इसलिए इनको नाम नहीं बताना पड़ता। तो अब एक डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट आई कि 69% जो भी चंदा आता है पॉलिटिकल पार्टीज को 2004-05 से लेकर 14-15 तक, वो इन्होंने कहा कि हमें तो सिर्फ यहीं से आता है, अज्ञात सोर्सेज से आता है, 20,000 से कम का आता है, जबकि झूठ बोलते हैं ये। और यहाँ पे देखिए ये एक्ट है, एक्ट का नाम बताया गया है इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 13A एंड सब सेक्शन B, जिसमें 20,000 से नीचे का डिटेल इनको रखना आवश्यक नहीं है। और इस बार के फिनेंस जो बजट था उसमें फिनेंस मिनिस्टर ने ये लिमिट 2,000 कर दी, 20,000 से घटा के 2,000 कर दी कि 2,000 से नीचे का अगर आपको चंदा मिलता है तो आपको एक तरह से डिटेल्स रखने की आवश्यक नहीं है, शो करने की आवश्यक नहीं है। जो कि देखिए योगेंद्र यादव ने तो कल इसका अलग मतलब बताया था, आपको याद होगा। योगेंद्र यादव ने तो कहा था कि ये इसका सीलिंग से कोई लेना देना है ही नहीं 2,000 का, इसका मतलब तो सिर्फ ये है कि कैश में आप 2,000 से ऊपर का चंदा 2,000 से ऊपर का चंदा आप नहीं ले सकते कैश में। कल योगेंद्र यादव ने इसका मतलब ये बताया था, लेकिन आज फिर से मनीष तिवारी जो इस बात का मतलब बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सीलिंग कम करी है। अभी गवर्नमेंट को इस 2,000 की बात पे काफी क्लैरिफिकेशन करना बाकी है, तभी जाके पता लगेगा। योगेंद्र यादव ने कुछ अलग मतलब निकाला, मनीष तिवारी कुछ अलग मतलब निकाल रहे हैं इस बात का।
तो इस बात पे ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक तरह से सुमोटो, एक तरह से कोग्निजेंस ले इस पूरी बात की और फोर्स करे पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप सारा का सारा जो डेटा है, जितना भी आपको पैसा मिलता है, सारा आप पब्लिक डोमेन में डिक्लेयर कीजिए। ये कहते हैं कि कभी भी पार्लियामेंट ऐसा कभी भी कानून नहीं बनाएगी, क्योंकि कलेक्टिव वेस्टेड इंटरेस्ट है, निहित स्वार्थ है सभी पॉलिटिकल पार्टीज के, सबको फायदा होता है इस चीज से, इसलिए वो कभी नहीं करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा काम कर सकती है कि वो इस पूरी फंडिंग को कंपलसरी करे कि आप जितनी भी फंडिंग आती है, चाहे वो 2000 से नीचे हो या फिर ऊपर हो, सबकी डिटेल्स आप रखिए और वो डिटेल्स आप शो करिए इलेक्शन कमीशन को। ऐसा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती हैं। बाद में इलेक्शन कमीशन और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो सारा डेटा को वेरीफाई करेंगे कि कौन सा जो चंदा है वो बोनाफाइड है, कौन सा मालाफाइड है, मतलब कौन सा सही डायरेक्शन में लीगल है, कौन सा इलीगल है। और स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस का इसलिए ये विरोध करते हैं कि देखिए, कहते हैं कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस होगा तो प्राइवेट फंडिंग पे बैन हो जाएगा। अगर प्राइवेट फंडिंग पे बैन हो जाएगा तो ये गलत है, डेमोक्रेसी के खिलाफ में है, क्योंकि अगर हम किसी कैंडिडेट को पसंद करते हैं तो हमारा ये भी हक बनता है कि हम उसको पैसा दें, और जिससे उसकी अकाउंटेबिलिटी उस कैंडिडेट की और ज़्यादा बढ़ जाएगी हमारे प्रति में। तो ये डेमोक्रेटिक, अगर हम इस पर बैन लगाते हैं तो डेमोक्रेसी भावनाओं के खिलाफ में है, इसलिए ये विरोध करते हैं स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस का। तो चलिए चलते हैं अगले आर्टिकल की, अगले पॉइंट की तरफ। आर्टिकल क्यों ध्यान आता है बार बार? एस वाई कुरैशी है। देखिए, अब एस वाई कुरैशी का जो व्यू पॉइंट है, काफ़ी कुछ तो देखिए इनका व्यू पॉइंट है वो योगेंद्र यादव से मिलता है। वैसे द हिंदू वाले कहते हैं कि इनकी सेंट्रिस्ट अप्रोच है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनकी अप्रोच है योगेंद्र यादव जी से मिलती है। देखते हैं कैसे। ये कहते हैं कि देखिए, करप्शन को कम करना है इलेक्शन के दौरान में, तो आपको पब्लिक फंडिंग करनी पड़ेगी पॉलिटिकल पार्टीज की। इलेक्शन में आप कैंडिडेट्स की पॉलिटिकल फंडिंग नहीं कर सकते, यानी उनके चुनाव को आप पॉलिटिकली फंड नहीं कर सकते, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग आप जरूर कर सकते हो, वो भी इलेक्शन के बाद में। और यही कहा था योगेंद्र यादव ने। और भी काफी सिमिलरिटीज हैं इनके व्यू पॉइंट्स में और योगेंद्र यादव के व्यू पॉइंट्स में। एस वाई कुरैशी पहले इलेक्शन कमिश्नर के चीफ थे, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे ये। और ये कहते हैं कि देखिए, ब्लैक मनी है उसको मॉनिटर करना या फिर उस पर टैब रखना काफी मुश्किल है इलेक्शन के अंदर में। इसलिए ये विरोध करते हैं इस बात का कि आप स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस नहीं कर सकते, लेकिन स्टेट फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जरूर आप कर सकते हो। इनका व्यू पॉइंट ये है, क्योंकि इलेक्शंस में कौन कितना खर्चा करता है, कैसे खर्चा होता है, उसको मॉनिटर करना बहुत मुश्किल काम है। कौन कैसे वोटर्स को ब्राइब करता है, पेड न्यूज़ कौन किसको देता है, और दूसरे भी जो ट्रांसग्रेशंस होते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के, काफ़ी हद तक इन पर काबू पाया जाता है, लेकिन फिर भी बेधड़क जारी रहते हैं ऐसी चीज़ें, और काफ़ी रोक के बावजूद भी चलती हैं। काफ़ी स्टिंग ऑपरेशंस आए थे पंजाब इलेक्शंस में, आपने देखा होगा, खुलेआम शराब बांट रहे हैं या फिर खुलेआम जो पैसे बांट रहे हैं वोट्स के लिए। फिर ये सीलिंग की बात करते हैं कि 28 लाख की सीलिंग है विधानसभा इलेक्शंस में, जो कि बार बार ब्रीच की जाती है। और फिर ये कहते हैं कि देखिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की जो फंडिंग है उसको मॉनिटर करना ज़्यादा आसान है, ये रियलिस्टिक गोल है। तो दो बातों में डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं ये, कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस तो बहुत मुश्किल है कि चुनाव के दौरान में जो खर्चा होता है, लेकिन चुनाव के बाद में जो पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग होती है और उसको मॉनिटर करना, उसको स्क्रूटिनाइज करना काफ़ी आसान है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग होनी चाहिए, और वो भी इलेक्शन के बाद में। अब देखिए आगे जो इनका व्यू पॉइंट है वो सेम है योगेंद्र यादव की तरह। हर एक जिसको जितना वोट मिला है इलेक्शन खत्म होने के बाद में उनको 100 रुपये दे दो, और जितने भी वोट आए हैं तो उस हिसाब में कोई धांधलेबाजी तो चल नहीं सकती, सब कुछ रिकॉर्ड पे है कि कितने कैंडिडेट्स को कितने कितने वोट आए, तो उसी हिसाब से पैसा दे दो। अब ये थोड़ा डेटा बताते हैं कि 55 करोड़ वोट पिछले साल जनरल इलेक्शन में, जब भी जनरल इलेक्शन हुआ था 2014 में, जब लोगों ने गेरे कास्ट किए अपने वोट्स, तो उससे खर्चा होगा स्टेट का 5500 करोड़। तो अब 5 साल में ये फंड कोई ज़्यादा नहीं है। सारी बातें अब सेम है योगेंद्र यादव की तरह। दोनों ने लगता है एक ही किताब पढ़ी होगी कोई, जैसे सारी दुनिया लक्ष्मीकांत पढ़ती है, इन्होंने भी कोई सेम किताब पढ़ी होगी, इसलिए व्यू पॉइंट सेम है। फिर ये कहते हैं कि देखिए, इससे काफ़ी और ये जो सारा पैसा दे स्टेट, वो दे कैंडिडेट्स को चेक के फॉर्म में। फिर ना कोई एक्सटोर्शन, ना कोई ब्राइब, ना कोई मुआवजा वगैरह कंपनसेशन। ये क्या होता है? ये वो होता है जब कंपनीज पैसा देती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, बाद में अगर वो सत्ता में आती हैं तो उनसे फ़ायदा निकलवाने की कोशिश करते हैं। उस चीज़ को कहते हैं नो क्विड प्रो, मतलब नो तो वैसे ही है, क्विड प्रो क्वो। और प्राइवेट डोनेशंस आते हैं उनको टोटली बैन कर दो, और इन सभी चीज़ों की अब बाद में ऑडिटिंग करे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, क्योंकि स्टेट पैसा लगा रहा है, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से पैसा अगर जाएगा तो उसकी तो कैग ऑडिटिंग करेगा ना। इससे क्या होगा? देखिए, अब कोई यूं कहेगा कि इतना ज़्यादा पैसा मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों फंड करे, जनता का पैसा, टैक्स का पैसा है, वो इलेक्शंस को या फिर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए क्यों आए? तो बात यही है कि ये कहते हैं कि देखिए, अगर आपको ऑनेस्ट गवर्नेंस लानी है, अगर गवर्नेंस में सुधार लाना है, तो ये तो छोटा सा प्राइस आपको देना ही होगा। वे फॉरवर्ड में क्या कहते हैं, अगर देखिए फिर भी अगर आपको इस बात से सहमत नहीं हो कि पब्लिक पैसा दे, यानी पब्लिक टैक्स का जो पैसा है वो स्टेट
स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करें, तो देखिए फिर ये कहते हैं कि नेशनल इलेक्शन फंड की स्थापना की जाए, और इस नेशनल इलेक्शन फंड में पैसा आएगा, कॉर्पोरेट्स फंड करेंगे इसको। तो यह काम किया जा सकता है। अगर पब्लिक को टैक्स नहीं करना चाहते आप फंडिंग के लिए, तो कॉर्पोरेट हाउसेज को टैक्स करो, या फिर इनको कहो कि आप फंड करें इलेक्शंस को, तो इनके पास में तो समर्थता होती है और ये फंड करने को तैयार रहेंगे। फिर थोड़ा सा डेटा है ये कि एक रिपोर्ट है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी की जो रिपोर्ट है, इसके अनुसार में 180 कंट्रीज़ में ये किया गया, उसमें से 71 नेशंस हैं, उनमें फंडिंग स्टेट फंड करता है इलेक्शंस को। उसमें से 86% है वो यूरोप के हैं, 71% अफ्रीका के, 63% है वो अमेरिका के, 58% एशिया के हैं। तो कोई ऐसा कारण बनता नहीं है कि हम भी इस तरीकों को ना अपनाएं। तो कम से कम हमें एक बार अपना के देखना तो चाहिए, इससे ट्रांसपेरेंसी आती है कि नहीं आती। तो ये व्यू पॉइंट्स थे, सारे व्यू पॉइंट्स हमें मिल गए। तो आने वाले दिनों में अगर द हिंदू इस प्रकार से ये सीरीज जारी रखता है तो हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। डेली एक एक टॉपिक तैयार हो जाएगा हमारे लिए। अगला आर्टिकल जो है इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है। इस आर्टिकल में देखिए मर्जर को लेके है। कल हमने न्यूज़ डिस्कशन की वीडियो में डिस्कस किया था कि जो मर्जर से रिलेटेड जो इशू था, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कि जो एसबीआई के जो सहयोगी यानी सब्सिडरी बैंक्स हैं, जैसे बैंक्स ऑफ महाराष्ट्र, बैंक्स ऑफ जयपुर, ये सारे जो बैंक्स हैं वो मर्ज हो जाएंगे एक ही बैंक में, एसबीआई के अंदर में। यानी जो एसबीआई के सहयोगी शाखाएं हैं वो सब अब मर्ज हो जाएंगी, एक ही बैंक रहेगा, उसका नाम रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो उससे रिलेटेड ये है, कुछ बातों की तारीफ करते हैं, कुछ का क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये भी हमारा कंप्लीट आंसर एक प्रकार से तैयार हो जाएगा। ये कहते हैं कि देखिए उसके बाद में जो एसबीआई के सहयोगी बैंक है, सब्सिडरी बैंक है, वो अब एसबीआई में मर्ज हो जाएंगे। तो एसबीआई दुनिया के 50 सबसे बड़े बैंकों में एक सबसे बड़ा लेंडर, यानी लेंडर वो होता है जो उधार देते हैं यानी लोन वगैरह देते हैं। तो दुनिया के सबसे बड़े 50 ग्लोबल लेंडर्स में से एसबीआई का नाम आ जाएगा। तो एफिशिएंसी आएगी इससे, और ऑपरेटिंग कॉस्ट है काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि इकोनॉमी ऑफ स्केल आ जाएगा। सेम सॉफ्टवेयर यूज होएगा, सेम टेक्निक यूज होएगी, सेम अकाउंटिंग यूज होएगी। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी ऑफ स्केल आने से जो खर्चा है काफ़ी कम हो जाएगा एसबीआई का। फिर बात आती है लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, यानी अब इनमें एक तरह से इनमें कैपेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि देखिए इतने सारे जो इनके सहयोगी बैंक हैं, 5-6 जितने भी हैं, वो अगर मर्ज हो जाएंगे तो एसबीआई की जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी बड़े लोन देने में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लोन मिलेगा। और उसके बाद में ये कहते हैं कि एसबीआई और आईसीआईसीआई हैं जो, उनका भी जो दर्जा है वो डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स का है, डीएसआईबीएस। ये हमने डिस्कस भी किया था डीएसआईबीएस क्या है। देखिए ये डीएसआईबीएस, आरबीआई ने 2 बैंक्स को इसका दर्जा दिया था। ये वो बैंक्स होते हैं जिनके बारे में जो कस्टमर्स का विश्वास है काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी एसबीआई में लोगों का विश्वास सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि लोगों को यूँ लगता है कि एसबीआई अगर फेल हो भी गया, क्योंकि ये गवर्नमेंट का बैंक है तो गवर्नमेंट हमें पैसा दे देगा, इसलिए जो इनकी क्रेडिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। और प्राइवेट बैंक्स में भी आईसीआईसीआई की क्रेडिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस क्रेडिबिलिटी का कई बार ये बैंक्स गलत फ़ायदा उठाते हैं और अंधाधुंध लोन देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हमारा फेल तो होगा नहीं बैंक्स, और कस्टमर से एक तरह से फेल होगा नहीं, तो इनको कहते हैं टू बिग टू फेल। टू बिग टू फेल मतलब बहुत बड़े हैं फेल होने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट चाहेगी नहीं। अगर ये बैंक्स फेल हो गए हमारे देश के अंदर में, तो पूरी की पूरी हमारा जो इकोनॉमिक ढांचा है वो विध्वंस हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है इन बैंक्स की। तो इनको पता है हमें फेल तो होने नहीं देगी गवर्नमेंट, इसलिए वो अंधाधुंध लोन देते हैं। तो इस चीज़ को कर्व करने के लिए आरबीआई ने इन दोनों बैंक्स को डीएसआईबीएस का दर्जा दे दिया। अब डीएसआईबीएस का दर्जा मिलने से क्या होगा, इनको और ज़्यादा फंड्स रखने पड़ेंगे ताकि वो मुसीबत के समय काम आ सकें। यानी वो उनको जैसे पहले, वैसे तो देखिए आपको पता है एसएलआर, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो वो सब रखते हैं। इसके अलावा भी इन दोनों बैंकों को कुछ ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा मुसीबत के समय काम आने के लिए, ताकि स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। तो अब और क्या आता है, ये कहते हैं कि देखिए मर्जर करने से जो बैड लोन्स यानी जो एनपीएस हैं उसकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, और इससे तो बल्कि यूँ होगा कि इतना ही कैपिटल आप इन्फ्यूज़ कर लो सिस्टम के अंदर में, जो बैड लोन्स में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप पूरे सिस्टम को सुधारते नहीं हो तो। इससे एसबीआई को काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट्स आएगा और उनका डिपॉजिट ग्रोथ भी काफ़ी बढ़ेगी। लेकिन जो दिक्कतें आएंगी वो क्या है, दिक्कतें एक तो जो एम्प्लॉई इंटीग्रेशन में आएंगे। अब उनके एम्प्लॉयज़ और इनके एम्प्लॉयज़ अलग हैं, एसबीआई के अलग हैं, और जो इनके सहयोगी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र वगैरह उनके अलग हैं। तो उनके इंटीग्रेशन में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। बल्कि दोनों पेंशन लाइबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, दोनों के एम्प्लॉयज़ की अलग अलग है। पूरा जो इनकी तनख्वाह है, सैलरी का जो बेस है, सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो भी अलग अलग है, इसलिए दिक्कत आएगी। और अकाउंटिंग को सिंक्रोनाइज करने में भी दिक्कत आएगी कि बैड लोन्स हैं उनकी अकाउंटिंग किस प्रकार से की जाए, कैसे इंटीग्रेट करें पूरे सिस्टम को। तो बाद में ये कहते हैं कि देखिए बंद कीजिए, अब इससे ज़्यादा आप मर्जर मत कीजिएगा, इतना तो अच्छा है।
क्योंकि एसबीआई का एक प्रकार से 22% जो लोन देते हैं या फिर डिपॉजिट्स का जो शेयर है वो 22% इनका है। और ब्रांच अगर पूरे देश में ब्रांच माने तो 18% जो ब्रांचेस हैं वो एसबीआई की हैं। तो एक तरह से सिस्टमेटिक रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। पहले रिस्क डिवाइडेड था अलग अलग ब्रांचेस में, अब एक ही ब्रांच है तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा डिवाइड एक एक ब्रांच में आ जाएगा। मान लीजिए पहले तो देखिए डिवाइडेड था, काफ़ी सारे बैंक्स थे, 4-5 सब्सिडरी बैंक थी, एक एसबीआई का था, लेकिन अब एक ही बैंक बन गया तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो पहले कॉम्पिटिटिव, अब यानी कॉम्पिटिटिवनेस है वो भी कम होगी। पहले जितने ज़्यादा बैंक्स होंगे उतनी कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा होती है। तो यही है कि गवर्नमेंट को अब टेम्पटेशन छोड़ देनी चाहिए कि और ज़्यादा बैंक्स को अब नहीं एक तरह से मर्ज करना चाहिए। ये पूरे आर्टिकल्स थे आज के। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।